सो गाइज वेलकम बैक यू इन द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थोड़ा सा गला खराब है लेकिन कोई नहीं, हम फिफ्थ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर सीरीज के 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं और फिफ्थ पार्ट के अंदर हम आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बेसिक तरीके से हमने फोर्थ फिफ्थ बहुत बेसिक तरीके से हमने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया में कहीं ना कहीं क्या था। इंडिया में हमने देखा था कि 1947 में हम लोगों को आज़ादी तो मिल गई थी। आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे पास 565 रियासतें थी और वो रियासतें जो थी वो भारत के साथ विलय नहीं होना चाहती थी। और जैसे तैसे करके 565 रियासतों को, प्रिंसली स्टेट को हमने भारत में विलय कराया, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में विलय कराया। लेकिन दोस्तों नोटिस करने वाली बात ये थी कि प्रिंसली स्टेट जैसे ही भारत में विलय होता है तो कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट बच जाते हैं जो भारत में आज़ादी के बाद तक भी अपने आप को स्वतंत्र रखते हैं और वो कहते हैं कि हम सोच समझ कर चीज़ों को बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक तो हैदराबाद एक तो था आपका हैदराबाद, ओके जो भी है, हैदराबाद था। एक था जूनागढ़ और उसके बाद एक था आपका मणिपुर, ठीक है, और मणिपुर के बाद आपका JNK। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय होने से घबरा रही थी या सोचकर बताने की बात हुई थी। तो इंडिया के अंदर सोचिए कि पूरा भारत एक तरफ है और 4 रियासतें एक तरफ हैं, तो आज़ादी के टाइम पीरियड में प्रॉब्लम तो होगी। इस हिसाब से आज़ादी के बाद हमने इन लोगों के साथ या तो एक सिस्टमेटिक वे से, जैसे बोलते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने 4 रियासतों को किसी न किसी कारणवश विलय कराने की कोशिश करी। NCERT के अंदर इस बुक के अंदर हैदराबाद के बारे में और साथ में आपके मणिपुर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। लेकिन जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर अगर आपको पढ़ना है तो आप एक्स्ट्रा से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको सारा कंटेंट मिल जाता है जिसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल वाइज बताने की कोशिश करी हुई है। अब बात करते हैं आगे कि किस तरीके से हैदराबाद को एक करा गया। अगर आप देखो तो हैदराबाद जो है वो प्रिंसली स्टेट है, साउथ सेंट्रल रीजन के अंदर आता है। और उस टाइम पीरियड पे हैदराबाद के अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ रहे थे, कर्नाटका का प्लेस आ रहा था, 1 सेकेंड, कर्नाटका का रीजन का प्लेस आ रहा था उस टाइम पीरियड पे। महाराष्ट्र का मराठावाड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला प्लेस आ रहा था। तेलंगाना का प्लेस आ रहा था। तो मतलब कह सकता हूँ कि वो छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था उस टाइम पीरियड पे। और ये अगर आप मैप में देखने की कोशिश करते हैं तो ये वाला पार्ट हमें हैदराबाद दिखाई देता है। हैदराबाद के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पता है क्या हो रही थी, उस्मान अली खां को लेके। ये 7वें निज़ाम थे और निज़ाम एक तरीके की पोस्ट है, इन्हें निज़ाम कहा जाता है। इनकी स्टोरियाँ बड़ी फेमस है और काफ़ी पैसे वाले व्यक्तियों में से एक है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इनके बारे में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। कोई कहता था कि ये पेपर वेट के लिए हीरो का इस्तेमाल करते थे, तो इतना पैसा इनके पास उस टाइम पीरियड में था। दुनिया की सबसे अमीर रियासतों में से उस्मान अली खान की हैदराबाद की रियासत आती थी और बहुत रिचेस्ट लोगों में से इनकी गिनती आती है। इनका अपना खुद का बैंक, जो इंडिया का बैंक अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनका अपना वही बैंक था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। और ये अपने पैसों को गिनने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक बैंक की स्टैब्लिशमेंट कर रहे थे उस टाइम पीरियड पे। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी अमीर रियासत थी। दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से और क्या कहते हैं शक्तिशाली लोगों में से ये एक व्यक्ति आते हैं। तो निज़ाम ने कहा कि आज़ादी के बाद हम इस चीज़ को सोच के बताएंगे कि हमें क्या करना है। हालांकि वो चाहते ये थे कि हैदराबाद जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने, वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाए और ना ही हिंदुस्तान के साथ जाए। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है, सबसे बड़ा रीज़न ये कि पैसा ही इनके पास इतना है तो इन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब क्यों ये कॉन्स्टिट्यूशन को माने और क्यों ये कहे कि ठीक है सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग बराबर है, ऐसा क्यों सोचेंगे ये, क्योंकि इतना पैसा इनके पास है। लेकिन फिर भी इन्होंने 1947 में, नवंबर 1947 में हमारे साथ स्टैंड स्टिल की पॉलिसी करी। स्टैंड स्टिल पॉलिसी का मतलब होता है कि जैसे अभी हमारी स्थिति है हम वैसे ही बरकरार रहेंगे और हम सोच समझकर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सोचिए, हमारा आज़ाद भारत एक तरफ और आज़ाद भारत के अंदर एक हैदराबाद देश अलग, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ही सोचने वाली बात है। दैट इज़ वाई आप कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे हैदराबाद स्टेट अगर अलग से उस्मान अली खां के अंडर में आता है तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।
इसीलिए हमने बहुत सोच समझकर नीति को बहुत आगे बढ़ाया और इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लौह पुरुष को दुनिया सलाम करती है और इसीलिए उनकी सोच को लोग लोग उनके पैर इसी वजह से छूते हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े किरदार, इतने बड़े रिचेस्ट पीपल को भारत का इंटीग्रेशन पार्ट बनाया, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस हिसाब से क्या होती है कहानी, कहानी यहाँ से होती है कि हैदराबाद के अंदर जो निज़ाम थे, निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया। हालांकि निज़ाम मुसलमान है और ऐसा कहा जा रहा था कि हैदराबाद टाउन वाज सेंटर ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेजेंटली ऑफ तेलंगाना वाज इन फोरफ्रंट ऑफ एटिगेशन, यानी कि हैदराबाद शहर आंदोलन का केंद्र था, तेलंगाना के किसान आंदोलन के मामले में सबसे आगे थे। अब देखो, किसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। कोई कह रहा था कि वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, कोई कह रहा था कि किसानों से ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, कोई कह रहा था कि मतलब अगर हैदराबाद के निज़ाम मुस्लिम हैं तो वो हिंदुओं के ऊपर ज़्यादा फोर्सफुली टैक्स इम्पोज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी खबरें उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, फेमस हो रही थी। तो यहाँ पे आंदोलन जो था उस टाइम पीरियड पे कम्युनिस्ट लोगों के हाथों में चला गया और हैदराबाद के कांग्रेस के जो लीडर थे उनके हाथों में चला गया। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में निज़ाम को इसके लिए रिस्पॉन्स करना पड़ गया क्योंकि आप अगर नोटिस करो, जब किसी भी स्टेट के अंदर ऐसे दंगे हो रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अभी निज़ाम जो है वो ये कहने कि हमारा इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा, तो हम किसी के साथ विलय नहीं होना चाहते। और जब वो विलय नहीं होना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो इन अपने स्टेट की प्रॉब्लम को तो खुद ही सॉल्व करेंगे। जब तेलंगाना प्लेस पे किसानों का आंदोलन चल रहा था तो ऐसे में हैदराबाद की खुद की पुलिस, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स रजाकार कहा जाता है, उन्होंने पूरी तरीके से निज़ाम की बातों को मानते हुए इस आंदोलन को रोकने की कोशिश करी। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि जब ये आंदोलन को ख़त्म करने के लिए रजाकारों ने गोलियां चलाई या लोगों को मारा, तो नॉन मुस्लिम लोगों को ज़्यादा मारा गया, मुस्लिम्स लोगों को कम मारा गया। तो एक तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिली थी। दैट इज़ वाई यहाँ से हैदराबाद को भारत का पार्ट बनाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया। एंड दिस इज़ नॉट मेंशन इन द एनसीईआरटी, इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेशन पोलो आप देख सकते हो 13 सितंबर से 18 सितंबर 5 दिन का युद्ध चला। भाई आप खुद भी सोचो, पूरा भारत एक तरफ और हैदराबाद का स्टेट एक तरफ, तो आर्मी किसके पास ज़्यादा होगी? भारत के पास ज़्यादा होगी। हम चाह रहे थे कि भारत ज़बरदस्ती ना करे, लेकिन भारत को उस टाइम पीरियड पे एक रीज़न मिल जाता है और इसी हिसाब से आप कहेंगे भारतीय सेना ने हैदराबाद के अंदर 5 दिन तक फायरिंग करी। फाइनली निज़ाम जो है लड़ाई के अंदर कुछ दिनों के बाद सरेंडर कर देते हैं और सरेंडर करने के बाद भारत का पार्ट कब बना दिया जाता है? सितंबर 1948 के बाद इसको भारत का पार्ट बना दिया जाता है। अब सेम प्रॉब्लम मणिपुर के साथ हो रही थी और मणिपुर आप देख सकते हैं छोटा सा स्टेट है। अब मणिपुर में हमें प्रॉब्लम नहीं थी कि वो बहुत कोने में है, प्रॉब्लम ये थी कि मणिपुर अगर उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए या दूसरे मिलिट्री फोर्स, आतंकी लोग इस प्लेस से आ जाए, तो मणिपुर के पास इतनी आर्मी नहीं है कि वो इन चीज़ों को टैकल कर पाए। दैट इज़ वाई क्या करा गया कि मणिपुर के राजा को ये कहा गया कि आप भारत का पार्ट बनो। तो जैसे ही भारत का पार्ट बनने की बात मणिपुर के लोगों के लिए आई, तो भाई राजा ने यही कहा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, मैं भी हिंदू हूँ, ये भी हिंदू हैं, तो यहाँ के लोकल लोग तो पूरी तरीके से मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं, मुझे राजा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो आप इस वाले पार्ट को इंडिया का हिस्सा क्यों बना रहे हो? तो इसीलिए क्या कहा गया, इसलिए ये कहा गया कि ठीक है, आप पूरी कंट्री, पूरे स्टेट के अंदर एक रेफरेंडम पास कर लीजिए। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह पास कर लीजिए। अगर यहाँ की जनता एग्री है, अगर यहाँ की जनता एग्री है तो मैं पूरी तरीके से एग्री हूँ कि इसे भारत का पार्ट बना दिया जाए। लेकिन आपको पता होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भारत का सबसे पहला इलेक्शन आज़ादी से पहले भी, अभी पूरी इंडिया का इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के इलेक्शन से पहले, मतलब देश की आज़ादी के बाद और भारत में इलेक्शन से पहले सबसे पहला इलेक्शन मणिपुर के अंदर हुआ था। और ये एक ऐसा भारत का पहला इलेक्शन था जो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार पे बेस्ड था। सभी लोग का जितना भी डेटा इकट्ठा हो सकता था, उन डेटा को इकट्ठा करके चुनाव लड़ा गया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने राजा बोधचंद को एक्सेप्ट करा कि आप मणिपुर के अंदर राजा बोधचंद को ना हटाइए। लेकिन क्योंकि भारत भाई पूरी तरीके से
हिस्सा बनाना चाहता है उसे, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन मणिपुर के अंदर हुआ, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जून 1948 के अंदर मोनार्की सिस्टम को हटाया गया और यहाँ पे राजतंत्र लाया गया। तो राजतंत्र आप कह सकते हैं जब लाया गया तो मणिपुर की जनता इससे खफा थी और डिफरेंट शार्प डिफरेंस ऑफ मार्जिन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट कांग्रेस सपोर्ट एंड अदर अपोज्ड। और उस टाइम पीरियड के अंदर मणिपुर का हिस्सा भारत में मिलाया गया। बहुत सारे कांग्रेसी लीडर ने सपोर्ट भी करा, लेकिन अपोजिशन पार्टी यहाँ पर इसके खिलाफ भी थी। ऑफ कोर्स अपोजिशन पार्टी खिलाफ होती है, लेकिन फिर भी मणिपुर को भारत का हिस्सा बनाया गया और मर्जर एग्रीमेंट विलय संधि पत्र 1949 सितंबर के अंदर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया बिना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इस तरीके से भारत के अंदर जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर का मामला तो अभी जाके ख़त्म हुआ है और मणिपुर, इन 4 स्टेट्स को भारत का हिस्सा बना दिया गया। अब जैसे ही दोस्तों भारत का हिस्सा बनाया जाता है, अगर आप नोटिस करने की कोशिश करें, यहाँ से मैं बताता हूँ, जैसे ही 1950 के अंदर लगभग सारे स्टेट्स भारत का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट 565 रियासतों को 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत का हिस्सा बनाया जाता है और जैसे ही 565 रियासतों को भारत का हिस्सा बनाया जाता है तो भारत को एक शेप में लाने की ज़रूरत है। एक शेप इन द सेंस एक आकार में लाने की ज़रूरत है। कहाँ पे कौन सी बाउंड्री होगी, कहाँ पे कौन सी बाउंड्री होगी, इसके लिए तो बहुत बाद में डिलिमिटेशन, यह क्लास 11 में पढ़ोगे, डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था बाद में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात आ रही थी कि 1950 के बाद अब भारत की सही बाउंड्री को चुनना कितना कठिन होगा। उसके लिए सरकार ने कहा भैया अब हमें स्टेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, तो हम कितनी बाउंड्री किसकी रखें, कितनी बाउंड्री किसकी रखें, वो सोचने की ज़रूरत थी। और इसी हिसाब से भारत के अंदर एक कमीशन का गठन करा गया और उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि नेशन के आंतरिक सीमाओं को तय करने का तरीका जो होगा वो लिंग्विस्टिक एंड कल्चर प्योरिटी ऑफ इंडिया कुड बी रिफ्लेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द नेशन यूनिटी। उन्होंने कहा कि हमें किसी भी राज्य को बनाना है तो भाषा और कल्चर के हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि इससे किसी भी संस्कृति का नुकसान ना पहुंचे। तो 1953 के अंदर दोस्तों 1953 के अंदर आवर नेशन मूवमेंट हैड प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेस। 1953 के अंदर ये कमीशन आया था, लेकिन उससे पहले दोस्तों, उससे पहले हमारे जो नेता थे वो ये कहने लग गए कि यार भाषा के आधार पर अगर राज्य को बांटा जाएगा तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत ना आ जाए कि लोग टूटने लग जाए। तो इसीलिए बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसीलिए यहाँ पे द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मैटर और उन्होंने कहा कि अभी हम भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोकल लीडर तक ये बात पहुंच जाती है तो देश के अंदर एक आंदोलन छिड़ जाता है और उन्हीं सभी आंदोलनों में से एक आंध्र प्रदेश का विशाल आंध्रा मूवमेंट है। इनकी मेन डिमांड थी कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो है वो मद्रास से अलग होना चाहते हैं और यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है आंध्रा रीजन के इस मूवमेंट को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। 56 दिन तक एक लीडर है कांग्रेस के और उन्होंने, इनका नाम क्या देख सकते हो, श्री रामल्लू पुट्टी है, पुट्टी श्री रामलू। इन्होंने 56 दिन का अनशन रखा, विच इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एनसीईआरटी। पेपर के अंदर आता है कितने दिन का अनशन रखा। उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के बाद पूरे मद्रास लेजिस्लेटिव के अंदर बहुत तगड़ा हंगामा हो गया और जैसे ही हंगामा सामने आया तो आप ये कह सकते हैं दिसंबर 1952 के अंदर भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया और वो था आंध्र प्रदेश। याद रखना, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर नया राज्य बनाया गया था और जैसे ही ये नया राज्य बना तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 के अंदर अपॉइंट होती है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर। फिर 1953 के अंदर जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन दिसंबर 1952 के अंदर हो जाता है तो 1953 कब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसे बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1953 के अंदर होती है और जैसे ही 1953 के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है तो पूरे देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड आ जाती है। ये पेपर के अंदर आपके कभी कभार कार्टून भी आ जाता है, तो कार्टून भी कराएंगे, कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अंदर बनता है। उसके हेड चेयरपर्सन फजल अली कमीशन बनाए जाते हैं और 3 साल का टाइम लेते हैं
और 3 साल के टाइम के बाद 1956 के अंदर एक रिकमेंडेशन पारित करते हैं, इट मीन्स पेश करते हैं और कहते हैं कि भैया मेरे हिसाब से दिसंबर 1952 में जब आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चला कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। लेकिन असल में ये ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ यही था कि देखें कि कितनी भाषाएं हैं, कितना एरिया है, कैसा कल्चर है, कौन से हिस्से को हरियाणा में रखा जाएगा, कौन से हिस्से को यूपी में रखा जाएगा, कौन सा हिस्सा कहाँ तक बिहार होगा, कहाँ पे उत्तराखंड होगा। तो ऐसे प्लेसेस पे ना उन्होंने कल्चर को देखने की कोशिश करी और उस हिसाब से नए राज्य बनाए। तो उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी, उन्होंने कहा कि 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया जाएगा जो पूरी तरीके से भाषा के आधार पर होंगे। तो यहाँ पे लीडर बिकम द पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, यूनिफॉर्म डिवीजन, स्टेट स्ट्रेंथ, नेशन यूनिटी, एक्सेप्टेंस द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। सभी ने कहा कि भैया ठीक है, हमें डाइवर्सिटी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, सभी एक समान विभाजित होने चाहिए। अगर आप देखो तो हमने उस टाइम पीरियड पे 14 स्टेट बनाए थे और 6 यूनियन टेरिटरी 1956 के अंदर। लेकिन भाषा के आधार पर फिर डिमांड बढ़ती रही और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये एमसीक्यू के अंदर आता है। 1963 में नागालैंड बनाया गया, ये आगे पढ़ोगे आप। उसके बाद 1987 में मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 के अंदर, एंड देन उसके बाद मेघालय 1972 के अंदर, ये सारे बाद में बने। और उसके बाद 1956 के अंदर पंजाब जो है स्प्लिट कर दिया गया हरियाणा से, लेकिन उसकी यूनियन टेरिटरी एक ही रखी। सन 2000 के अंदर झारखंड बनाया गया और छत्तीसगढ़ बनाया गया और उत्तराखंड बनाया गया, जबकि 2014 में तेलंगाना बनाया गया। अभी तक नया स्टेट नहीं बना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 2023 से लेके 2040 के बीच में कितने स्टेट्स बन सकते हैं या कौन से स्टेट्स बन सकते हैं, वो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से आप क्या कहते हैं यूनियन टेरिटरी को याद भी कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये डेटा आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट टाइम पे डेटा है कि इतने इतने यूनियन टेरिटरीज है और इतने इतने स्टेट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो पार्ट नया आया है वो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ ऐप पे ज़रूर जुड़ेगा। दिस इज इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।